में वंदन। सभी संत सतियों महारासा के चरणों में वंदन। जो जन श्रद्धा भाव से करे सूत्र का ज्ञान, ज्ञानावरणीय कर मिटले प्राप्त करे सद्ज्ञान। तेरा ज्ञान अनंत है, मुझे ज्ञान की प्यास, केवल ज्ञानी मैं बनूं, यही है अंतिम आस। केवल दर्शी मैं बनूं, यही है अंतिम आस। इन्हीं शुभ भावों के साथ सभी को मेरा जय जिनेंद्र। देव गुरु धर्म की कृपा से जो भी जाना है सीखा है आप सब तक पहुंचाने का प्रयास करूंगी। बेसिक जो हमारा है हमने स्कूल में सीखा है, कॉलेज में सीखा होगा, लेकिन इसको हम सब्जेक्ट से रिलेटेड कैसे सीखेंगे और इसका जो स्पेसिफिक जो सब्जेक्ट एरिया है वो हम कैसे कवर करेंगे उसके बारे में हम अभी चर्चा करेंगे। सबसे पहले इसमें भाषा, लिपि और व्याकरण, वर्ण विचार, व्याकरण के जैसे मुख्यतः 3 भेद, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार, उसके बारे में सीखेंगे। संज्ञा, लिंग, वचन, कारक, क्रिया, काल, वाच्य, अलंकार, मुहावरे और लोकोक्तियां, अनुच्छेद लेखन और मौखिक अभिव्यक्ति, इन सभी का हम 1 बाय 1 थोड़ा, क्योंकि पेपर में आता ही है और इसका नॉलेज बेसिक होना बहुत जरूरी है आगे की हिंदी प्राकृत व्याकरण के सीखने के भी हिसाब से। तो आज हम भाषा, लिपि और व्याकरण, भाषा किसे कहते हैं और भाषा क्यों जरूरी है, क्या ऐसी आवश्यकता हुई कि भाषा का आविष्कार हुआ, तो उसके बारे में हम आज जानेंगे। सबसे पहले पुराने काल में क्या होता था, लोगों को बात करनी होती थी, वहां पे इतना क्या है सोर्स ऑफ होते नहीं थे कि भाई हम कैसे कम्युनिकेट करें, तो वो अपनी साइन लैंग्वेज में यानी कि सांकेतिक भाषा में बात करते थे। जो साइन लैंग्वेज जिनका यूज और जो है डिसेबल लोग होते हैं, जो सुन नहीं पाते हैं, बोल नहीं पाते हैं, और बहुत सारी जगह जहाँ पे ट्रैफिक पुलिस भी है, उनके इशारे से भी हम समझ जाते हैं कि कब क्या जरूरत है, क्या रिक्वायरमेंट है। और बहुत सारी जगह ऐसी होती है जहाँ पे हम किसी के इशारे से समझ जाते हैं। तो जितने भी इशारे से या साइन से जो बात हम स्पष्ट समझ जाते हैं उसको सांकेतिक भाषा कहते हैं। भाषा वह जिसके द्वारा हम अपने विचार, अपने शब्दों को दूसरों तक पहुंचाते हैं। अरुणा जी, आपको समझ आ रहा है? आप चाहें तो जो पॉइंट्स हैं उसको डिक्टेट भी कर सकते हैं। अरुणा जी, भाषा, इसका सबसे पहला एक प्रश्न बनता है, भाषा किसे कहते हैं? भाषा के क्या रूप हैं? तो भाषा के मुख्यतः 2 रूप हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। मुख से बोली गई मौखिक भाषा कहलाती है और सबसे पहले मनुष्य इसी भाषा का प्रयोग करते थे। उसके बाद है मौखिक भाषा के उदाहरण, बातचीत, भाषण देना, पढ़ना, कविता पाठ करना आदि। मुंह से पहले क्या होते, जो लोग जंगल, पहाड़ों, गुफाओं में रहते थे, वो कुछ ध्वनियां निकाल के, या मान लो उनको कोई शिकार आया हुआ लगता है या वो लगता है कोई मुसीबत में है, तो वो एक अलर्ट के हिसाब से एक आवाज ही निकालते थे, अलग अलग ध्वनियां निकालते थे। या कोई अपन जैसे मान लो घंटी बजती है, स्कूल की घंटी बजती है स्टार्टिंग में, तो हमें क्या लगता था कि भाई अब पीरियड शुरू हुआ है। फिर जैसे ही स्कूल में भी घंटी के द्वारा भी बहुत टाइम में, मतलब ऐसे, मतलब ये देखा जाता है कि 1 घंटे का मतलब है एग्जाम में मान लो कि आधा घंटा बचा है ना। तो ये जो घंटियों के द्वारा, ध्वनियों के द्वारा जो जो लैंग्वेज निकाली जाती थी, उसको एक धीरे धीरे शब्दों के माध्यम से क्या किया गया, उसको एक भाषा का रूप दिया गया। आज भी मूक, बधिर और यातायात पुलिस कर्मी सांकेतिक भाषा का प्रयोग करते हैं, और जैसे जैसे मनुष्य का विकास हुआ, कुछ ध्वनियों को मिलाकर शब्दों का और फिर वाक्यों का निर्माण हुआ। इस तरह भाषा का जन्म हुआ। तो भाषा का जन्म कैसे हुआ? जैसे जैसे मनुष्य का विकास हुआ, कुछ ध्वनियों को मिलाकर शब्दों का
और फिर वाक्यों का निर्माण हुआ। इस तरह भाषा का जन्म हुआ। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा सब लोग अपने भावों एवं विचारों का आदान प्रदान करते हैं। यह आदान प्रदान बोलकर या लिखकर किया जा सकता है। आप भी अपने घरों में रहते हैं, आपको किसी को बात बोलनी है या अपने मन की कहनी है, तो या तो आप बोलते हैं या लिखते हैं। तो भाषा एक ऐसा मीडिएटर है, एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा हम अपने थॉट्स, अपने जो सोच, अपने जो भाव या जो हमें कहना है, उनका आदान और प्रदान किया जाता है। भाषा के दो रूप, मौखिक और लिखित। मुख से बोली गई भाषा मौखिक भाषा कहलाती है और आरंभ में मनुष्य इसी भाषा का प्रयोग करते थे। मौखिक भाषा का उदाहरण है बातचीत, भाषण देना, पढ़ाना, कविता पाठ करना, सुनना आदि। लिखित भाषा, जब भावों एवं विचारों का आदान प्रदान लिखकर किया जाता है तो उस भाषा को लिखित भाषा कहते हैं। जैसे मान लो आप, आपसे पहले जमाने में कोई दूर बैठे होते थे, जब फोन कॉल नहीं होते थे, अब अब हमको अपने भाव कहने हैं उनको। आपका कोई रिलेटिव बाहर है या कोई भी आपका सगे संबंधी, अपनी मम्मी पापा या भाई बहन, हस्बैंड, किसी को भी अपने भाव विचार लिखने, आपको बताने हैं, तो आप बताएंगे कैसे? तो वो लिख के अपने भाव लिखेंगे। तो वो उसी को जो लिख के हम अपने भाव लिखते हैं उसको हम लिखित भाषा कहते हैं। और इस भाषा का प्रयोग मौखिक भाषा के बाद आरंभ हुआ था। यानी कि पहले शुरुआत में अगर प्राचीन भाषा कहें तो मौखिक भाषा ही होगी, इसके बाद लिखित भाषा का वो प्रारंभ हुआ था। लिखित भाषा का उदाहरण है पत्र, तार, टेलीग्राम, साहित्य रचना। समाचार पत्र द्वारा प्रेषण लिखित भाषा के विभिन्न रूप हैं। भाषा का लिखित रूप हमारे विचार दीर्घ काल तक सुरक्षित रहता है। इसका मतलब है कि अब हमारे पास क्या होता है, लिखित लिखा हुआ कोई लेटर है, लोग पत्र वगैरह क्यों संभाल के रखते हैं, ताकि वो लंबे समय तक याद रहता है। जो भी संदेश उन्होंने कहा था वो हमारे पास सुरक्षित रहता है। मुंह से बोला हुआ कोई भूल भी सकता है या उनको याद भी नहीं रहता है। या एक तरीके से कह सकते हो कि लिखित भाषा एक प्रूफ का भी काम करती है, जो लंबे समय तक हमारे पास किसी के द्वारा लिखा हुआ लेटर सुरक्षित रहता है। संसार की भाषाएं, संसार में कई भाषाएं एवं बोली लिखी जाती हैं, जैसे अंग्रेजी, हिंदी, चीनी, अरबी, उर्दू, जर्मनी, रूसी, जापानी, फ्रेंच आदि। तो ये बहुत सारे वैरायटी ऑफ भाषाओं के हैं। अरुणा जी आप सुन रहे हैं? अभी आप ही हैं, मैं आपसे बात कर रही हूँ। हाँ मैम, तो दोनों जन बैठे हैं मैम। आपके साथ और कौन है? वनिता मेरी बहन है, अच्छा वो भी देगी इसमें एग्जाम अच्छा में। अच्छा। आवेदन तो पत्र भेजना है, बाद में भेजूंगी, इनका फॉर्म भरा नहीं है अभी तक। तो आप वो चाहें तो ऑनलाइन भी भर सकते हैं। उनके मोबाइल में नहीं आ रहा है, इसलिए वो आवेदन पत्र भेज के आपके व्हाट्सएप में भेजूंगी मैं। अच्छा, नहीं वो मेरे को नहीं भेजना है, वो जो साइट पे गूगल फॉर्म है ना, उसी में ही डालना है, ताकि जब भी पेपर भेजे जाएंगे तो उसी गूगल फॉर्म में जो एड्रेस दिए जाएंगे उसी के द्वारा होंगे। ये मल्टीपल टास्क नहीं होगा कि हमने पहले अब आपने कहीं और भेज दिया। वो आप गूगल फॉर्म में अपने आप को एनरोल करवा लीजिए। आपके पास गूगल लिंक है फॉर्म का? मेरा तो नहीं है, गूगल में नहीं है, पर इसका हो नहीं रहा मोबाइल में, इसके लिए। अच्छा, रोहित भैया इनका हो नहीं रहा है, क्या कारण से? क्या पता। रोहित भैया शायद अपने काम को हाँ हाँ समझ आ रहा है मैंने अभी जो बोला। हाँ 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 जी, तो हम इसके आगे चले, इसमें से आपको कुछ हाँ। पूछना है? नहीं, मुझे कुछ पूछना नहीं है, पर आपने जो बोला था ना हम्म कि जैसे जैसे मनुष्य का विकास हुआ, ध्वनि के हम्म मिलकर शब्दों का और फिर वाक्यों का निर्माण हुआ, पर एक हम्म क्वेश्चन ये है कि फिर आदिनाथ भगवान ने जो बताए थे, फिर वो कैसे, क्या वो जैसे तो आज ये एशियंट का टाइम की बातें चल रही है, प्राचीन काल की है ना। वो प्राचीन एशियन, उन्होंने ये नहीं कहा कि भाषा का विकास अभी ही हुआ है। भाषाएं तो, हमारे ग्रंथ तो बहुत पुराने हैं, है ना। हाँ हाँ वो जब बता रहे हैं कि भाषा का क्यों हुआ था विकास, वो ये नहीं कह रहे अभी हुआ है विकास। जब भी हुआ होगा तब यही रीजन रहा होगा कि इंसान को अपने थॉट्स वगैरह, अपने भाव और विचारों का आदान प्रदान करना होगा, इसीलिए उन भाषा का विकास हुआ या भाषा का आविष्कार हुआ, ये कह सकते हैं। ठीक अच्छा, है। मतलब युगल के टाइम में ऐसे ही होता था, युगलिक के टाइम में भी। हाँ, ये इन्होंने कोई काल विशेष नहीं बताया, इस काल में भाषा का विकास हुआ, क्योंकि ये तो बहुत प्राचीन टाइम से चले आ रहे हैं। आदिनाथ आज से कितने हजारों वर्ष पूर्व से चले आ रही हैं।
है ना। Okay. लेकिन हाँ। वो उनका जैसे हर विषय का एक स्पेसिफिक होता है कि विज्ञान का आविष्कार इसलिए हुआ, मैथ्स का आर्यभट्ट ने किया, तो ये हिंदी भी अपना बता रही है कि भाषा का आविष्कार इनका अनुमान है इसीलिए हुआ होगा कि इंसान अपने भावों और विचारों का आदान प्रदान कर सके। ठीक है। ठीक है। तो वैसे ये संस्कृत हमारे देश की सबसे प्राचीन भाषा है। सबसे पहले हमारे जितने भी जैन आगम है वो सारे संस्कृत प्राकृत भाषा से लिए गए हैं, और हिंदुओं के अनेक धर्म ग्रंथ इसी भाषा में लिखे हुए हैं। संस्कृत से ही हिंदी का जन्म हुआ है। हिंदी जो है वो संस्कृत भाषा, हिंदी की जननी कौन है? संस्कृत भाषा। संस्कृत भाषा से ही हिंदी भाषा ली गई है, और भारत के संविधान में हिंदी को राजभाषा, हम लोग नेशनल लैंग्वेज हमारी क्या है? हिंदी, हिंदी। राजभाषा है। तो भारत के संविधान में केवल हिंदी को ही राजभाषा माना गया है, और हमारे संविधान में टोटल 22 ऐसी भाषाएं हैं जिनको मान्यताएं दी गई। ऐसे तो बहुत सारी भाषाएं बोली जाती है, मारवाड़ी, मेवाड़ी, अब हमारे मारवाड़ जंक्शन में ही इतनी हाड़ौती कितनी सारी भाषाएं बोली जाती है, लेकिन जितनी भाषाओं की मान्यता संविधान में दी गई है वो टोटल 22 है। ये क्वेश्चन आता है, पिछली बार भी आया था लगभग, कि टोटल कौन सी भाषाओं की मान्यता दी गई है? 22 भाषाओं में। उसमें असमिया, उर्दू, उड़ीसी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, गुजराती, डोगरी, तमिल, तेलुगु, नेपाली, पंजाबी, बांग्ला और मणिपुरी, मलयालम, मैथिली, संथाली, संस्कृत, सिंधी और हिंदी। ये टोटल 22 लैंग्वेज है जिन जो रिकॉग्नाइज्ड है हमारे संविधान में। ऐसे तो हमारे मारवाड़ी भी है, राजस्थानी भी है, पर वो मान्यता प्राप्त नहीं है अभी भी। अच्छा, पर बहुत मैम सारी ऐसी, हाँ उसमें प्राकृत भी नहीं है? हाँ, प्राकृत। बहुत सारी भाषाएं नहीं है जो जनरल बोली जाती है, लेकिन मान्यता केवल अभी भी हमारे राजस्थान में फाइट चल रही है राजस्थानी मारवाड़ी भाषा को मान्यता दिलाने की। रोज पर इसके लिए एप्लीकेशंस वगैरह बहुत सारे गए हैं, लेकिन वो अभी तक मान्यता ही नहीं मिली है। मान्यता केवल 22 भाषा को ही दी गई है। उसमें हिंदी भाषा को राज्य भाषा यानी कि राष्ट्र भाषा का दर्जा दिया गया है। अब राष्ट्रभाषा कौन सी और राजभाषा कौन सी, वो दोनों एक ही है, इसलिए अच्छा, राजभाषा या राष्ट्रभाषा है तो कंफ्यूज मत होना। ऊपर वाली लाइन में भी पहले गिवन है कि भारत संविधान के हिंदी को राजभाषा माना गया है, और राष्ट्रभाषा में के हेडिंग में भी दिया गया है कि हिंदी भाषा भारत के एक बड़े क्षेत्र में बोली जाती है, इसलिए इसे राष्ट्रभाषा माना जाता है। तो हिंदी हमारी नेशनल लैंग्वेज है, चाहे राजभाषा हो चाहे राष्ट्रभाषा हो। हिंदी सरल एवं वैज्ञानिक भाषा है। देश के अधिकांश लोग इस भाषा को समझते हैं। हिंदी भाषा को बढ़ावा देने के लिए प्रति वर्ष 14 सितंबर 1949 से भारत में हिंदी दिवस मनाया जाता है। ये कह सकते हैं हमारे देश के लिए एक बहुत बड़ी पीड़ादायक बात है कि हम पूरा हमारा देश हिंदुस्तानी कहलाने के बाद भी हमें एक स्पेसिफिक डे में हिंदी दिवस मनाना पड़ता है, क्योंकि हम लोग अपनी लैंग्वेज में, जैसे चीनी लैंग्वेज है वहां पे बड़ी बड़ी बिजनेस डील्स भी चीन में चीनी भाषा में ही होती है, और जापानीज लोग अपनी भाषा का यूज करते हैं, लेकिन हम लोगों को इंग्लिश का यूज करना पड़ता है। हम लोग अपनी ही भाषा को आज भी अपने आसपास देख लो, बच्चे शौक से कहते हैं माता पिता कि हमारे बच्चे इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं, क्योंकि हिंदी भाषा को निम्न लोग अपनी भाषा को सम्मान नहीं देते हैं। और यही हाल मारवाड़ी राजस्थानी लोगों का भी है। या मैं आज इस चीज को समझती हूँ कि कहते हैं मारवाड़ी बोलना नहीं चाहिए, बच्चों को टोकते हैं क्योंकि वो कहते हैं कि अच्छी नहीं लगती है, क्योंकि वो ये सोचते हैं अपनी भाषा में बोलना थोड़ा सा। अब आजकल बच्चे क्या है, ऑप्शनल में फ्रेंच भाषा लेते हैं, संस्कृत भाषा बहुत रेयर आपने सुनना होगा कि संस्कृत भाषा बच्चे लेते हैं, वो नहीं लेते हैं। वो सोचते हैं हमें तो इंग्लिश नेशनल लैंग्वेज सीखनी है, इंटरनेशनल लैंग्वेज सीखनी है, पर नेशनल लैंग्वेज कोई नहीं सीखते। तो हिंदी में, हिंदुस्तान में रहते हुए भी हम हिंदी दिवस मनाते हैं, क्योंकि कोई भी दिवस तब मनाया जाता है ना कि जब उसको मान लो वो लुप्त नहीं हो जाए या उसका महत्व करने के लिए। जबकि हिंदुस्तान में तो हिंदी दिवस का महत्व होना, मतलब हिंदी दिवस का कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि हिंदुस्तान का खुद ही मतलब हिंदी से ही वो हिंद देश से ही वो वर्ड निकला है। बट फिर भी 1949 14 सितंबर 1949 से भारत में हिंदी दिवस मनाया जाता है।
आप ये एग्जाम में आ सकता है कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। एक तो 14 सितंबर, कब से मनाया जाता है? 1949 से। इसके दो प्रश्न बनते हैं, ठीक है। 14 सितंबर 1949 से भारत में हिंदी दिवस मनाया जाता है। मैं आपको पढ़ा रही हूँ, पढ़ाते पढ़ाते साथ में ये भी बता रही हूँ कि पेपर में क्या आ सकता है, ताकि हाँ आप लोगों को लर्न करने के लिए इजी रहे, क्योंकि पेपर मुझे हाँ बनाना है। तो कुछ कुछ हाँ ऐसे पॉइंट्स हैं जो मैं आपको इंडिकेट अभी पढ़ाते पढ़ाते ही कर रही हूँ। हाँ एक ये कि बढ़िया। हिंदी का जन्म कैसे हुआ, कहाँ से हुआ हिंदी का जन्म? ये यार, जैसे जैसे मनुष्य का विकास हुआ, कुछ ध्वनियों को मिलाकर शब्दों का विकास और फिर वाक्यों का निर्माण हुआ। और कौन भाषा सी का, भाषा से हिंदी का निर्माण हुआ? कौन सी भाषा, 22 टोटल, 22 भाषा से, नहीं नहीं, यही संस्कृत है। भाषा से, सॉरी संस्कृत हाँ भाषा से हिंदी का निर्माण हुआ, हिंदी हाँ भाषा का निर्माण हुआ। हाँ, तो संस्कृत से ही हिंदी का जन्म हुआ। और हम्म कितनी हम्म भाषाओं को मान्यताएं दी गई है, ये भी, ये मल्टीपल चॉइसेस में भी आ सकता है, 22, 23, 24। तो कंफ्यूज मत होना, 22 याद रखना, एकदम एक डिजिट, टू हम्म टू 22। और हम्म राजभाषा और राष्ट्रभाषा का भी पूछे तो हिंदी ही है। हिंदी है राष्ट्रभाषा। हाँ। प्राकृत भाषा वो क्या है? क्या? प्राकृत भाषा है जो क्या है? प्राकृत भाषा को अभी कह रहे हो दर्जा नहीं दिया गया है अभी तक, ये अपना भक्ता मान्यताएं नहीं बोलते दी गई है। भाषा ये है हाँ, वो, भक्ता संस्कृत वगैरह है, बोलते हो। भक्तामर में बोलते हैं। और बहुत सारे प्राकृत व्याकरण भी होती है प्राकृत की, लेकिन हमारे ये संविधान में अभी तक इसका दर्जा नहीं दिया गया है। सिर्फ संस्कृत का ही है। संस्कृत को ही अगर अगर प्राकृत को मानते हैं पार्ट, तो संस्कृत में ही प्राकृत इंक्लूडेड है, उसमें ही शामिल है। दोनों को सेम लगते हैं। हाँ, वो दोनों को सेम रखते हैं। हाँ सेम लग रहा है वो दोनों। हाँ, दोनों को सेम ही लग। सूत्र में प्राकृत भाषा संस्कृत मिक्स है। हाँ बिल्कुल। हाँ तो दो संस्कृत ही बोल, प्राकृत तो बोलेंगे ही नहीं। प्राकृत नहीं, वो जनरली देखो प्राकृत नहीं चलता, संस्कृत ही चलता है। आपने स्कूलों में भी देखा होगा, हाँ प्राकृत भाषा के काफी सारे मतलब कविताएं भी आती है, लेकिन वो हाँ संस्कृत भाषा का ही वो मुख्य रूप से उसको इस्तेमाल कर लेते हैं, संस्कृत को ही मानते हैं उसमें। नहीं, पर मैं प्राकृत में क्या विशिष्टता है कि प्राकृत भाषा समझनी है, मतलब जैसे इंग्लिश के हमने पता चलता कि इंग्लिश इंग्लिश में वर्ड्स है, और प्राकृत और हाँ, संस्कृत में कौन से वर्ड्स है जो पता चलता है कि ये प्राकृत भाषा है, संस्कृत भाषा है, सेम संस्कृत सिमिलर का। है। हाँ, अब जैसे देखो ना, अब मान लो आप इंग्लिश, मुझे आपको बोलना है कि आप हम्म बहुत अच्छे हो, तो आप इंग्लिश में तुरंत बोल दोगे क्या? यू आर वेरी गुड, है ना? हम्म हम्म लेकिन हमें क्या होता है कि हम लोग यही वर्ड और मीनिंग जो मराठा और लोग बोलते हैं ना, इतनी जल्दी जल्दी श्लोक बोल देते हैं। कभी बार सुना होगा, ये फलाना सूत्र उत्तराध्ययन के इस अध्याय से लिया गया है, इसमें इस श्लोक में ये कहा है। वो ऐसे श्लोक बोल देते हैं जैसे वो अभ्यस्त होते हैं। और बहुत सारे लोग होते हैं संस्कृत में बातचीत का, आपने देखा होगा, अब तो बहुत रेयर है, संस्कृत में भी लोग बातचीत करते हैं। वो हम्म किस लिए कर पाते हैं संस्कृत में? क्योंकि उनको क्या है, हर शब्द का अर्थ पता है। यानी कि संस्कृत में च है, एक सिर्फ च है। हिंदी का जो च वर्ड है, वो संस्कृत में च मतलब होता है और। तो हाँ उन लोगों को क्या हो जाता है कि उन उस चीज को, व्याकरण है, जैसे हम हिंदी व्याकरण सीख रहे हैं ना, वैसे ही प्राकृत की और संस्कृत की भी व्याकरण होती है। वो इससे अच्छा सिमिलर है हिंदी से। संस्कृत के व्याकरण में भी संधियां हैं, यण संधि, वृद्धि संधि, दीर्घ संधि। उनको हम्म संधियों का, वर्ण का इतना अच्छा जबरदस्त ज्ञान हो जाता है कि वो इस चीज को इजीली कर पाते हैं। प्राकृत भाषा थोड़ी बहुत हिंदी से, हिंदी वर्ड्स है उसमें, जैसे हम्म भक्तामर का पाठ है, वो हम्म हम पढ़ सकते हैं, हम्म है ना? थोड़ा हाँ बहुत भी संस्कृत का ज्ञान रखने वाला उसको पढ़ सकता है। हाँ लेकिन उत्तराध्ययन के कई सूत्र ऐसे हैं, दशवें कालिक के कई सूत्र ऐसे, स्थानांक सूत्र के, हाँ और बहुत सारे जो 32 आगमों के हैं, वो हम नहीं पढ़ पाते इजीली, क्योंकि वो, य, ण, ये कब हलंत का उच्चारण का, म का, ण बिंदु का कैसे क्या करना है, वो ये सारे शब्द प्रैक्टिस से ही आ पाते हैं। इसकी बहुत प्रैक्टिस, इसकी भी। अभी हमारी अनमोल प्रिया जी महाराज साहब भी चातुर्मास का बीकानेर में, तो हम्म संस्कृत के विद्वान टीचर्स आते थे। वो वो इतने जबरदस्त बनारस से आते थे, इतने जबरदस्त उनको नॉलेज होता था, ज्ञान होता था, कि मतलब संस्कृत में ही वो बातचीत करते थे। मैं ओ एकदम शौक रह जाती थी उनके पास में बैठे, कि मतलब वो संस्कृत में बोल रहे हैं, संस्कृत में ही उत्तर दे रहे हैं। और संस्कृत की इतनी व्याकरण डीप है, हम सोच भी नहीं सकते। हिंदी का तो हम फिर भी पढ़ लेते हैं। अभी मैंने हम्म आपको बोला कि भाषा किसे कहते हैं, तो आप तुरंत भाषा किसे कहते हैं? हम्म
तो आप तुरंत बोलेंगे कि विचारों के आदान प्रदान को भाषा कहते हैं, लेकिन वही चीज आप संस्कृत में बोलते हुए सोचेंगे कि इसको क्या बोलना है। इसीलिए जो मतलब जो भाषाएं हैं उसका मतलब संस्कृत प्राकृत का समय समय से क्लासेस जो व्याकरण की लगती हैं वो अटेंड करनी चाहिए। आप लोग कहाँ से हैं स्पेसिफिक? सूरत से। सूरत से, तो आपकी जैसे गुजराती भाषा हाँ है ना, गुजराती और मतलब जैसे गुजराती भाषा है तो आप लोग गुजराती लैंग्वेज में रीजनल लैंग्वेज हो गई, वो आपकी क्षेत्रीय भाषा हो गई, हाँ, है ये ना। क्षेत्रीय गुजरात। वो पर क्षेत्रीय भाषा वो होती है जो किसी क्षेत्र की स्पेसिफिक होती है, जिसको हम्म, हम उस भाषा, उसको भाषा नहीं कहते, उसको हम कहते हैं बोली। क्या बोलेंगे? अच्छा, बोली। जो बोले हाँ। एक लोकल एरिया की स्पेसिफिक होती ना, क्षेत्रीय स्पेसिफिक, उसको हम क्षेत्रीय बोलते हैं, और क्षेत्रीय भाषा या बोली बोलते हैं। जैसे भाषा के क्षेत्रीय रूप को बोली कहा जाता है। बोली में साहित्य की रचना नहीं होती, बोली का कोई लिखित रूप भी उपलब्ध नहीं है। उन्होंने बताया है कि मतलब कि हिंदी, मराठी, नेपाली और संस्कृत भाषा की लिपि हमारी कौन सी है? देवनागरी है। देवनागरी, हाँ। जो प्राचीन लिपि है हमारी, लिपि का क्या मतलब है कि जो भाषा के चिन्ह होते हैं, अब गुजराती भाषा के चिन्ह अलग होते होंगे, है ना, हाँ, हिंदी लिखावट भाषा अलग अलग है। लिखती है। लिखावट ना उनकी गुजराती भाषा हाँ की। हाँ, हाँ, लिखावट अलग है, अलग अलग है, और उर्दू हिंदी की की भी अलग अलग है। है, उर्दू और अलग है, हाँ मलयालम तमिल और अलग है। तो हाँ, ये सारी लिपियां हैं, इसको हम लिपि कहते हैं। कि अच्छा, जो हाँ भाषा तो के जो चिन्ह होते हैं उसको लिखने की जो विधि होती है वो लिपि हाँ, कहलाती है। अच्छा, लिखने को लिपि और कहते हैं। और मुसलमान तो उल्टे हाथ से, हाँ वही वो उर्दू। उर्दू हाँ, वो उल्टे लिखते हैं, वो उर्दू है। उल्टा लिखते हो। हाँ, वो सब सब भाषाओं के, आपके गुजराती में भी मान लो अलग लिखते होंगे, म को अलग लिखते हैं, है ना, मैंने हाँ, कुछ शब्द हाँ, देखे किताबों के, ह अलग, अलग है। अलग है। आ तो अलग है, ये अलग है, वो अलग है। हम्म कोई तो सेंटेंस वो अलग। सेंटेंस भी अलग बनते हैं। हम हम्म, अभी आप हिंदी में कुछ और लिखोगे, हो सकता है नेपाली में, तमिल में और भी अलग लिखा जाता है, हाँ इनके अक्षर तो और फिर भी हैं। तो फिर देवनागरी भाषा तीन इसमें है ना इंक्लूड। हम्म तीन, एक तो मराठी। कुछ कुछ शब्द, हिंदी, मराठी, नेपाली और संस्कृत, 4 भाषाओं की लिपि देवनागरी है। हाँ, तो फिर नेपाली भी फिर कुछ कुछ वो भी उसमें आ जाते हैं हाँ, नेपाली में। नेपाल की कुछ कुछ भाषा सिमिलर है, और पंजाबी है वो एकदम अलग है, वो तो अलग है, गुरुमुखी लिपि चली गई है। गुरुमुखी, हाँ तो उनकी बहुत सारी गुरुमुखी है। लिपियां हैं। हाँ, हाँ, और उर्दू भाषा की लिपि फारसी है। जो अच्छा, ये फारसी लोग होते हैं ना, ये फार क्रिस्ती, जो, हाँ क्रिस्ती ना। हाँ, फारसी लोग वो है, वो उर्दू भाषा की लिपि है वो। और अंग्रेजी और यूपी भाषाएं की लिपि रोमन लिपि, आपने रोमन नंबर्स देखे हाँ होंगे। हाँ, हिंदी के रोमन नंबर। गणित के अंक और रोमन अंक अलग हाँ अलग लिखते हैं, है ना। हाँ जैसे हाँ एक है तो उसमें 2 आई आ जाती है रोमन में, हाँ, दो फिर 3 आई, एक एक ही आया फिर था, एक दो में आई क्यों और आया एक था? वी। नहीं, अगर 4 लिखना है ना मुझे, हाँ, तो तो आई हिंदी में भी। तो मैं 4 ऐसे लिख दूंगी, और एक और वी लिखूंगी, जब जाके 4 बनेगा रोमन में, हाँ, बराबर। है ना। और हम्म, मुझे 5 लिखना है तो मैं सिर्फ वी लिखूंगी तो 5 बन गया वो। हाँ, फिर 5 पर वी के आगे एक डंडा और लगाऊंगी तो 6 बन गया, तो वो रोमन अंक है। वो तो अंक हुए, पर वो तो ये नहीं है ना, अल्फाबेट्स लिपि का नहीं है। है, अल्फाबेट्स नहीं है, मैं बता रही हूँ कि इसलिए अलग अलग डिफरेंस होता है, पूरा ही टोटली चेंज होगा ना। अब हम ऐसे क्या लिखते हैं, 6 लिखते हैं, है ना। हम्म, तो अंक हम सीधा लगाते हैं, और उसमें क्या होता है, वी लिख के फिर एक डंडा लगाओ, 6 अंक। हाँ, तो वो रोमन नंबर्स हो गए। तो ये भाषाएं और ये लिपि में अलग अलग, बस ये बताता है कि कौन सी भाषाएं कौन सी लिपि से में लिखी जाती है। पर ये रोमन लिपि से कैसे लिखे जाते हो? तो नंबर्स हैं उसमें, भाषा कैसे लिखी जाती होगी रोमन से? होंगे रोमन अल्फाबेट, अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे तो रोमन अल्फाबेट भी हाँ, आपको मिलेंगे। अल्फाबेट्स होंगे, बराबर। हाँ, ये तो मैंने अंक बोले हैं ना। हाँ, अंक बोले, वही तो हाँ बोले, अल्फाबेट्स में, बराबर। हाँ, अल्फाबेट अलग होंगे उसके। और बोलते ये, भी इसे कहते हैं कि हमारे जैसे राजस्थान में कौन सी है, मारवाड़ी बोली बोली जाती हाँ हाँ है हाँ ना। और उधर मारवाड़ में वो अलग बोली बोली जाती है, हाड़ौती बोली बोली जाती है, किशनगढ़ी बोली है। हर थोड़ी हम्म, थोड़ी, जैसे ना भारत तो कहते हैं ना, कोस कोस पे बदले पानी और कोस हाँ कोस पे बदले वाणी। यानी कि हाँ हर थोड़ी थोड़ी दूर दूर में जाएंगे तो पानी का टेस्ट चेंज होता रहता है हाँ ना।
अब वैसे हमसे बात दो 2-2.5 किलोमीटर दूर ही है, मेरा पीहर मान लो 2-2.5 किलोमीटर दूर है, वहां का पानी थोड़ा और अलग होता है, यहाँ का पानी है उससे थोड़ा, मैं 5-6 किलोमीटर गांव की तरफ जाऊं तो वहां पे फास्फोरस क्लोराइड का पानी है, नमक का पानी है। तो कहते हैं कोस कोस पे बदले पानी और कोस कोस पे बदले वाणी। हमारे यहाँ पे मान लो हम शहर में हैं तो हम शहरी लोग में हैं तो थोड़ा सा हिंदी में बोलते हैं, आगे उधर हम्म जाते हैं तो मारवाड़ी है, धीरे हम्म धीरे आगे उधर मारवाड़ की तरफ जाते हैं तो मेवाड़ी भाषा है। हम्म तो जैसे जैसे आगे आगे बढ़ते रहते हैं वो बोलियां चेंज होती रहती है। हम्म, बराबर। वैसे ही पर हाँ, गुजराती की क्या होगी फिर लिपि? गुजराती का तो इसमें लिखा हुआ नहीं है शायद, क्योंकि गुजराती इसमें हिंदी, मराठी, नेपाली और संस्कृत भाषा की लिपि देवनाग, बहुत सारी भाषाओं की जननी है देवनागरी लिपि। बहुत सारे अच्छा शब्द देवनागरी लिपि से ही, बहुत सबसे अच्छा प्राचीन है। अब ये सिंधी अच्छा। भाषा, सिंध सिंध जो देश था पहले, ये हाँ। युद्ध वगैरह होते थे, ये हम्म, सिंधु घाटी सभ्यता आपने सुना होगा। सुना। बहुत सारा सिंधु का मतलब सिंध से मतलब उससे ऑप्ट करते रहते हैं, चीजें लेते रहते हैं, बहुत सारी भाषाएं मिलती जुलती है। अब आप जैसे मान लो गुजराती बोलोगे, मैं गुजराती जानती नहीं हूँ, लेकिन अगर मेरे को थोड़ी बहुत भाषा समझ आएगा तो कुछ कुछ हम्म थोड़ा बहुत समझ आ जाता है कि हाँ ये कहना क्या चाहते हैं। सेम है, हम्म जो पुराने बुजुर्ग हैं वो अंग्रेजी समझते नहीं है, लेकिन कुछ हम्म कुछ शब्दों को वो जानते हैं तो उससे वो आइडिया लगा लेते हैं कि वो कहना क्या चाहते हैं। हम्म, तो बस ये है, भाषा क्या है, एक अच्छे तरीके से एक सोल्यूशन भी है कि मैं आपके मन की बात जान सकती हूँ, और भाषा हाँ एक एक बाधा भी बन जाती है कि मान लो अगर आप मान लो दक्षिण में चले गए, आप बोल रहे हो, वो आपकी भाषा नहीं समझ रहे हैं, तो आपको कितनी इरिटेशन, कितना आपको हाँ, गुस्सा आएगा कि ये मैं कह रही हूँ ये समझ ही नहीं रहा है। तो सही भाषा है। कहीं कहीं बेरियर भी है और कहीं कहीं सॉल्यूशन भी है। लेकिन हाँ इंग्लिश का थोड़ा बहुत इसलिए रहता है कि वो इंग्लिश सभी थोड़ा बहुत मतलब समझ जाते हैं, वो इसीलिए उसको इंटरनेशनल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया है। हाँ, तो बराबर। व्याकरण का शास्त्र है। अब उसके बाद है व्याकरण। व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा हमें भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान होता है। एक तो होती है नॉर्मल कि हम लोग मान लो आप हिंदी में पाठ वगैरह पढ़ते होंगे बुक से, लेकिन एक व्याकरण हाँ, का सेशन अलग आता है। उस व्याकरण के सेशन से हमें पता चलता है कि हम लोगों को कहाँ पे मान लो नाउन है, इंग्लिश में कहते हैं नाउन है, कहाँ हमें यूज करना है, कहाँ हमें प्रोनाउन यूज करना है, कहाँ पे हम्म हमें एडजेक्टिव यूज करना है। वैसे ही हम किसी भी भाषा को डीप में तभी जान पाएंगे जब हम उसके व्याकरण को जानेंगे। अगर संस्कृत भाषा को, प्राकृत भाषा को जानना है तो प्राकृत भाषा की व्याकरण को जानना होगा कि फलाना शब्द कहाँ से निकल के आया है। जैसे हम्म हम बचपन में हिंदी में पढ़ते थे विद्या प्लस आल्य, है ना, सु हम्म प्लस आगत, स्वागत। तो हम्म हमें पता था कि कौन सा शब्द उ प्लस आ की मात्रा से वो व बनता है, य र ल व यण संधि का उदाहरण है। तो ये हम किसी भी भाषा को तब अच्छे से जान सकते हैं जब हम उस भाषा के व्याकरण को जानेंगे। वैसे इसीलिए व्याकरण में हम क्या करते हैं, अशुद्धियों को दूर करते हैं और हम शुद्धि सीखते हैं किसी भी भाषा की। अब है हम्म मानक भाषा। भाषा में हम्म एक रूपता बनाए रखने के लिए भाषा के मानक रूप की आवश्यकता पड़ी। शिष्ट हम्म, लोगों द्वारा, प्रयुक्त विद्वानों द्वारा स्वीकृत भाषा ही मानक भाषा कहलाती है। जैसे बहुत सारे लोग आपने देखा होगा शुद्ध हिंदी में बोलते हैं, हाँ, प्रणाम, बोलते हैं। जल लीजिए, हम्म आप विराजित होइए, मतलब बहुत ज्यादा हम्म शुद्ध हिंदी में है। तो वो हम्म विद्वानों की जो भाषा है या हम्म जिसको एक रूप भाषा में एक सार होती है वो मानक भाषा कहलाती है। कुछ उसके मतलब जैसे मानक मतलब एक एक लिमिट या एक स्पेसिफिक पॉइंट का मतलब उसका निर्धारण करना। जैसे आपने बहुत सारे देखा होगा कुछ लोग जो हिंदी साहित्य लिखते हैं, वो हम्म, इतनी कमाल की हिंदी ऐसे ऐसे शब्द लिख देते हैं जो हम सोच भी नहीं सकते हैं। खड़े होने को अपन बोल देते हैं खड़े हो जाइए, और अपने को क्या पता खड़ा शब्द उर्दू का अच्छा। है ना। वो सिर्फ कुछ कुछ लोग हिंदी शब्द, बहुत सारे हम शब्द बोलते हैं दिन में जो बहुत सारी अलग अलग भाषाओं के हैं, और ओ। लेकिन कुछ लोग एकदम पर्टिकुलर है, वो केवल हिंदी भाषा ही मतलब करते हैं। जैसे अच्छा। रेलगाड़ी है, वो अपन तो रेलगाड़ी भी बोल देते हैं, लेकिन अगर हम्म, शुद्ध हिंदी वालों से बात करें तो वो कहेंगे लोह पथ गामिनी। हाँ हाँ, बोल रहे बहुत हैं। ज्यादा मतलब वो उसमें डूब जाते हैं कह सकते हो, इसको समझ। बहुत शुद्ध हिंदी में चले जाते हैं, हमको भी नहीं समझ आएगा।
दूरभाष, हम तो फोन बोल देते हैं, अब हमें क्या पता फोन हाँ फारसी का शब्द है या उर्दू का शब्द है, हम तो फोन बोल देते हैं। लेकिन जो हाँ दूरभाष बोलते हैं वो तो हाँ। स्पेसिफिक मानक भाषा में बोलते हैं। अच्छा, मैं पर्टिकुलर वही भाषा बोलनी है उनको। हाँ, मतलब जो जो जिस भाषा से उसका मतलब है, दूरभाष यानी कि दूर दूर से, से। जिससे भाषा से आदान प्रदान हो सके। अब आप इस वर्ड को सोचो कैसे बनाया होगा। हाँ वही तो। कोई भी शब्द आप उठाओगे ना हिंदी में बोलने के लिए, हाँ दूरभाष में भी एक लॉजिक होगा जिससे उसका अर्थ पता हाँ। चल जाए। पर यही, मैम, हाँ, इतना हिंदी एकदम मानक भाषा कोई यूज करता नहीं होगा पर्टिकुलर वही लैंग्वेज नहीं में करते वही। वो, इसलिए तो उन्होंने लिखा है ये विद्वानों द्वारा स्वीकृत भाषा है, विद्वानों की भाषा है ये। हम्म। आपने स्क्रीन पे देखा होगा, ये हाँ, विद्वानों द्वारा स्वीकृत भाषा ही मानक भाषा कहलाती है। पर अभी विद्वान है इतने। हाँ, संस्कृत के विद्वान, हिंदी के विद्वान है। आप किसी कविता सम्मेलन में जाइए, आपको ऐसे ऐसे शब्द पता चलेंगे कि इसका क्या मतलब, क्या मतलब, ये बस हम लोग यही लास्ट में बोलते रहेंगे, इसका क्या मतलब, इसका क्या मतलब। नहीं पर मैम, बहुत, यू ठीक है, कविता सम्मेलन में बोलते होंगे, पर यूज घर में भी यूज करते होंगे क्या ऐसे डेली यूज बहुत में? सारे जो पर्टिकुलर हैं वो तो आप है मतलब ना हिंदी करते भाषी ही हैं। क्षेत्र, हिंदी भाषी राज्य में जाइए, जैसे यूपी है, बिहार है, हाँ, हिंदी सही भाषी कह रहे हैं। राज्य है। अच्छा। तो आप उधर जाओगे तो आपको पता चलेगा कि हिंदी का लेवल क्या है। आप हम ओके। जैसे जिस यूपी में जगह जाए। जगह रह रहे हैं ना, तो हमें बस उसी जगह का ज्ञान है। हाँ सही हम्म बात। अब जैसे ये जो बनारस वगैरह के हैं विद्वान हम्म। वगैरह, ये तो एकदम इनको लगता है कि हम अगर ऐसे शब्दों में बात करें ना, ये कहेंगे आप शालीन नहीं हो, आप सभ्यता हाँ। वाले नहीं हो। ऐसे है, उनको इतनी मान सम्मान की भाषा वो बोलते हैं, और वही वो सुनना एक बदले में उम्मीद करते हैं। ओके, हाँ बराबर। तो इसलिए ये प्रयुक्त विद्वानों द्वारा स्वीकृत भाषा ही मानक भाषा कहलाती है। उसके बाद है साहित्य की बात आती है हिंदी में। मैं इधर शिष्ट लोगों द्वारा, शिष्ट का मीनिंग क्या होगा इधर? शिष्ट मतलब होते हैं सभ्य लोग द्वारा, शिष्टाचार मतलब मैनर्स वाले लोग होते हैं, वो शिष्ट कहलाते हैं। शिष्ट लोगों द्वारा यानी कि पढ़े लिखे लोगों द्वारा प्रयुक्त एवं विद्वानों द्वारा जो बड़ी बड़ी हिंदियों में लोग इतना डूब जाते हैं, उसमें कितने सारे पीएचडी तक करते हैं, नई नई चीजें करते हैं। अपन लोगों को क्या लगता है, जैसे आप गुजरात में हैं तो आपने को अपनी भाषा है, आप मारवाड़ी जानते हैं। हाँ हाँ, जी। तो जैसे जो भी मतलब अपनी भाषाएं वो अपने को प्रिय लगती है, वैसे ही उनको हिंदी भाषा से खिलवाड़ करना। मैं हाँ अपने थ्री इडियट्स में वाला वो भी एक वो देखा होगा, एक हाँ स्पेसिफिक पैराग्राफ, वो इतनी ज्यादा मतलब शुद्ध हिंदी बोलता है कि हमको ऊपर से जाती है, वो क्या बोल रहे समझ नहीं आती। हाँ लेकिन बराबर। विद्वान और वो जो सभ्य लोग, शिष्ट लोग होते हैं, वो उसी भाषा में बोलना और सुनना पसंद करते हैं। वैसे ही साहित्य है, ज्ञान का हम्म संचित कोश ही साहित्य कहलाते हैं। इसकी अभिव्यक्ति के दो मूल रूप हैं, गद्य और पद्य। गद्य हम्म मतलब कहानी, पद्य मतलब कविता। ठीक है, आप चाहें तो ब्रैकेट में लिख सकते हैं। आपने स्कूल में गद्यांश और पद्यांश का वो हुआ होगा, क्या कहते हैं, अपठित गद्यांश आते होंगे, पढ़ा है हाँ कभी, हाँ हाँ, आए ना एग्जाम में। है ना। तो वो क्या है, वो साहित्य, इसकी अभिव्यक्ति, साहित्य की अभिव्यक्ति हम दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो कहानी, लेख, आलेख के माध्यम से, और एक हम हम्म पद्य, कविताएं, दोहे, उनके माध्यम से। ठीक है, तो ये गद्य और पद्य का मैं डिफरेंस, गद्य के उदाहरण आप लिख लीजिए, हम्म कहानियां, हम्म लेख, आलेख, छोटे लेख, आलेख मतलब जो छोटे छोटे लेख होते हैं उसको आलेख कहते हैं, हम्म। वो होते हैं गद्य रूप। और पद्य मतलब कविताएं, दोहे, छंद, हाँ। ये सब हम्म। पद्य। छंद, छोटे छोटे छंद बोलते हैं ना लोग, वो है। ये ठीक है, तो ये गद्य और पद्य दो रूप हैं इसके। और मैंने जैसे मैम, आपको भी, जी, ये साहित्य का मीनिंग क्या होगा पर? है तो ज्ञान का ग्रंथ है, संचित मतलब कोश, इसमें मतलब डिफरेंस। जहाँ पे खूब सारे ज्ञान की बातें हों। हम साहित्य क्या बोलते हैं कि यार यहाँ पे हिंदी साहित्य रखा हुआ है, साहित्य हाँ रखा हुआ है जिसमें ज्ञान का पूर्व भंडार हो, खूब मतलब ज्ञान की उसमें, एक कह सकते हो ज्ञान निधि हो या ज्ञान का कोश हो, वो उसको हम साहित्य कहते हैं, जो ज्ञान से ओत प्रोत हो। पर हमारे इसमें तो साहित्य बोले तो बहुत सारे सूत्र भी आते हैं, या फिर लिटरेचर,
हाँ तो सूत्र तो ज्ञान की ही तो सूत्र होंगे ना। आज मैं कह दूं आगम है, आगम साहित्य है ना, तो हाँ आगम में क्या है, सारी ज्ञान की ही तो बातें हैं, तो वो भी है साहित्य ना। बोले जाएंगे। हाँ वो साहित्य है, जहाँ पे भी ज्ञान का एक संक्षिप्त रूप से कोश एक विस्तृत रूप में लिखा जाता है, वो साहित्य कहलाता है। इंग्लिश में हम जिसे लिटरेचर कहते हैं। नहीं पर अभी छोटे इसके छोटे 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 आचार्य द्वारा लिखे हुए रहते हैं ना, वो कहानियां फिर कोट, कुछ भी। जिसे कह सकते हैं छोटे छोटे कोट्स कह रहे हैं क्या आप? नहीं लेख लिखते हैं ना। हाँ लेख लिखते हैं। लेख आलेख इसका रूप में आ गया ना, साहित्य के रूप में। गद्य का है कि अभिव्यक्ति? साहित्यकार तो कुछ नाम आ गया ना उनका, साहित्य और साहित्यकार अलग अलग है। साहित्यकार जो साहित्य को लिखते हैं। अच्छा तो हम्म। साहित्य ने मतलब साहित्य क्यों कहते हैं, आगम भी और भी बोलते हैं ना, एक साहित्य बोलते हैं, ग्रंथ, वो ग्रंथ भी बोलते हैं, फिर उसमें डिफरेंस क्या है, ग्रंथ साहित्य। देखो ये हम अभी आगम और ग्रंथ बोलते हैं ना, ये क्या हम्म है, ये हम अपनी जैन की भाषा में बोल रहे हैं कि ये आगम है ये। लेकिन हम अभी हिंदी पढ़ रहे हैं, है ना। हम्म हिंदी में इसको साहित्य का ही नाम दिया गया है, शब्द का। जहाँ पे ज्ञान का संचित कोश, ज्ञान का भंडार हो, वो साहित्य कहलाता है। और तो फिर इसकी हम दो तरीके से हम साहित्य हो सकते हैं, एक तो गद्य के रूप में हो सकते हैं, हाँ एक पद्य के रूप में। एक बराबर। गद्य के रूप में जहाँ छोटे छोटे लेख हों, जिसमें हाँ छोटे छोटे दो लाइनर्स लिखे हों, जिसमें बहुत सारे सूत्र हों, वो सब साहित्य में आएंगे, वो सब साहित्य की सूची में आएंगे। और एक जो जहाँ पे जैसे मान लो भक्तामर है, जैसे काव्य पाठ हो, है ना, हाँ और ये दोहे पद। हों, तरह तरह के छंद हों, कविताएं हों, ये सारे पद्य भाग में आएंगे। जिसका पद्य भाग हो, जिसका हम विस्तृत रूप से, जैसे मान लो, मानो घनघोर घटाएं छाई है, कवि ने लिखा हम्म है ना। और हम्म फिर उसके बाद वो अपनी मतलब बात लिखते हैं, तो उसमें हम क्या करते हैं, उसका भावार्थ लिखते हैं, है ना। हाँ दो लाइनों के बाद हम उसका कि कवि क्या कहना चाह रहा है। मैं हाँ एग्जाम में लिखते थे ना कि कवि हाँ ये कहना चाहता है, वो लिखते तो हाँ दो लाइन ही थे, लेकिन हाँ हम उसका जो बताने का विश्लेषण होता था, एक्सप्लेनेशन होता था, वो कितना विस्तृत लिखते थे। हाँ तो वो पद्य की फॉर्म है, वो क्या है, पद्य की पर, फॉर्म है। पर वो ठीक है, साहित्य ही है। साहित्य का ही भाग है वो। तो फिर ये इसके बाद, महाभारत रामायण हाँ, है, सब बुक्स है। ये सब साहित्य रामायण है, ये ये सब हिंदी साहित्य, साहित्य है, हिंदी साहित्य। हिंदी साहित्य। ठीक। हाँ हमारे आगम ग्रंथ सब साहित्य हैं, जिसमें ज्ञान का संचित कोश है वो हम्म साहित्य है। इसमें साफ लिखा हुआ है, ज्ञान का संचित कोश है वो साहित्य है। इसके बाद है व्याकरण के मुख्य अंग। व्याकरण मैंने बताया था, किसी भी भाषा को जानने के लिए अगर आपको कोई सोर्स है वैल्यूएबल, वो व्याकरण ही है। व्याकरण के कौन कौन से मुख्य अंग हैं? वर्ण, वर्ण मतलब जो अक्षर हैं, अ, हम्म आ, ई, उ, वो वर्ण। फिर हम्म शब्द, फिर जैसे आ आ और ज मिलके क्या हो गया, आज, उससे क्या बन गया, शब्द का निर्माण हो गया। तो पहले वर्ण विचार, फिर शब्द विचार, शब्द विचार के बाद वाक्य विचार, कि आज सोमवार है, ये वाक्य बना। तो वर्ण, शब्द और वाक्य, ये ऐसा फॉर्मेट है व्याकरण को जानने का। अगर आपको किसी भी भाषा का, मान लो आपको संस्कृत या प्राकृत सीखनी है, तो उसके पहले आप वर्ण याद करो। अब बच्चों हाँ को, छोटे बच्चे हैं, आपने पहली क्लास में देखा होगा कि पहली क्लास में नहीं, आजकल तो कह सकते हैं एलकेजी यूकेजी में वर्ण डाल देते हैं, हाँ सिखाते हैं, हाँ है ना। अ आ हम्म ई ई, उ। फिर धीरे धीरे हम्म उनको शब्द देते हैं, न ल, क ल, ज ल, थ ल हम्म देते हैं, उसको शब्द हाँ सिखाते हैं। फिर जब हाँ वो अगली क्लास में आते हैं, जब उनको क्या कहते हैं कि आज राम बाजार जा, सिखाते हैं हाँ ना, राम हम्म पानी ला, सीता हम्म स्कूल गई। तो वो क्या होगा, उनको दो 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 दो, दो तीन तीन शब्द कह के, उनको मिला के उनको वाक्य निर्माण सिखाया जाता है। हाँ ऐसे ही अगर आप संस्कृत प्राकृत सीखना चाहते हो, ये सही फॉर्मेट है कि आप उनके पहले वर्ण सीखो, फिर हम्म उनका दो दोनों मिला के शब्द बनाओ, फिर हम्म शब्दों से वाक्य बनाना सीखो। ठीक है, तो ये ठीक है। व्याकरण के मुख्य तीन अंग हैं, वर्ण, शब्द शब्द और वाक्य। पहले हम्म अक्षर आएगा, वर्ण मतलब अक्षर, फिर हाँ अक्षर शब्द बनता है, फिर शब्द, खूब सारे शब्द मिलके क्या बनते हैं, वाक्य बनते हैं। हम्म ठीक है, इन्हें अगले अध्याय में पढ़ेंगे। तो अब तक आपने क्या क्या जाना है वो मैं बता दूं, कि भाषा के द्वारा हम अपने मन के भावों और विचारों का आदान प्रदान करते हैं। हम्म
भाषा के दो रूप होते हैं, मौखिक भाषा, लिखित भाषा। हिंदी भारत की राज्य भाषा है। भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है, ये संख्या याद रखना। भाषा के क्षेत्र रूप को बोली कहा जाता है। मैंने आपको बताया जो क्षेत्र में हम लोग मारवाड़ क्षेत्र में हैं, तो मारवाड़ी बोली बोलते हैं। आप गुजरात क्षेत्र में तो आप गुजराती बोली बोलते हो, तो वह क्षेत्र स्पेसिफिक है, क्षेत्रीय संबंधित है। उसके बाद भाषा के लिखित रूप में ध्वनियों के लिए कुछ चिन्ह निश्चित किए जाते हैं। इन निश्चित चिन्ह को लिपि कहा जाता है। चिन्ह को हमेशा लिपि कहते हैं, ये ध्यान रखना। जो हिंदी के चिन्ह है, जो संस्कृत के चिन्ह है, हलंत है, विसर्ग है ना, ये ण है, ये सारे चिन्ह होते हैं। जो चिन्ह होते हैं वो उसकी लिपि कहलाते हैं। उसके बाद है व्याकरण से हमें भाषा के शुद्ध रूप की पहचान होती है। अगर भाषा सीखनी है तो शुद्ध सीखेंगे, और शुद्ध भाषा के लिए हमें व्याकरण का ज्ञान होना चाहिए, उस भाषा की व्याकरण। अब इंग्लिश सीखते हैं हम, आप कोई भी इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स कर लो, वहां सबसे पहले आपको भाषा का, सबसे पहले आपको नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव और कैसे सेंटेंस बनाते हैं, पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस, इनडायरेक्ट स्पीच, टेंस, ये सारे सिखाते हैं, है ना। क्यों सिखाते हैं? क्योंकि इसका व्याकरण है। ये सारे इंग्लिश भाषा, वो आपको सीधा इंग्लिश बोलना नहीं सिखाते हैं, वो सबसे पहले आपको इंग्लिश ग्रामर सिखाते हैं, सिखाते हैं ना। तो हर भाषा को जानने का ये, अगर आपको भविष्य में भी कोई भाषा सीखनी हो तो उसके व्याकरण से, उसके ग्रामर से सीखना। उसके अलावा मानक भाषा द्वारा एक रूपता बनी रहती है, यानी कि जो भी मानक स्टैंडर्ड लैंग्वेज है, एक कह सकते क्वालिटी लैंग्वेज है, उससे एक रूपता बनी रहती है। बहुत सारे हिंदी जो स्पेसिफिक क्षेत्र हैं, जो जहाँ पे सिर्फ हिंदी, वो कानपुरी भाषा कभी सुनी है? कभी आपने? अलग अलग बहुत सारी भाषाएं हैं इसमें, तो भाषाओं की बोली है ही नहीं, अनगिनत भाषाएं हैं कानपुरी। अब जैसे कुछ लोग होते हैं जो अपने आप को मैं नहीं बोलते हैं, वो कहते हैं हम कर लेंगे, हम नहा लेंगे। तो हम पूछते हैं भाई कितने लोग हो, है ना, हम लोग तो मारवाड़ी गुजराती, हम में कितने लोग हो भैया आप? तो वो कहते हैं भाई हम अपने आप को बोलते हैं हम, वो अपने आप को मैं कहलाना भी नहीं समझते। और बहुत सारे लोग होते हैं वहां पे, छोटे को भी तू नहीं कहते हैं, आप कहते हैं, क्योंकि ये भाषा की गौरव, भाषा की मर्यादा और उनका स्टैंडर्ड दिखाती है। पर मैम, हाँ, पर हम एक गीत है, तू मने भगवान एक वरदा आप ही दे, उसमें तो तू करके तो भगवान को बुलाया है। बहुत सारे भगवान में बुलाते हैं, नाम है तेरा तारनहारा, बहुत सारे ऐसे शब्द हैं। तो वो अपने अपने, बहुत सारे बच्चे हैं, वो लोग अपनी माँ को तू ही बुलाते हैं। वो कहते हैं हमारे इधर में तू, मतलब वो कह सकते हैं। और बहुत सारी जगह ऐसे भी मैंने देखा है जहाँ पे अपने बच्चों को आप कह के बुलाते हैं। बड़े बड़े जो राजा महाराजा क्या क्या कहते हैं, अपने बच्चों को तू नहीं कहते हैं। आप उठ जाइए राजकुमार जी, आप उठ जाइए फलान चंद जी, आप नहा लीजिए, आप खा लीजिए, बहुत सभ्यता से बोलते हैं। और कई जगह बच्चे अपनी माँ को तू तुकार से बोलते हैं। बिहारी लोग होते हैं, बहुत सारी अलग अलग भाषाएं। मैं तो कह रही हूँ ना, अभी आपने अलग अलग क्षेत्र के सुने ही नहीं है, या अगर आपने, हो सकता है अगर आपने सुने भी होंगे, अभी अब आप बोले ना कभी चैनल पे, टीवी पे, तो आप सुनना कि कौन किस लैंग्वेज में बात कर रहा है। बहुत सारे लोग होते हैं अपने अम्मा अम्मा बोलते हैं जो लोग, या महाराष्ट्रीय लोग होते हैं। सब लोग आई, जैसे माँ को कितने शब्दों से जाना जाता है, आई, अम्मा, है ना, मम्मी, मॉम, बहुत सारे अलग है। तो सबका अलग अलग एक भाषा का रहता है। और कुछ लोग जिस माहौल में रहते हैं, यूपी और साइड में तो बहुत इस चीज को रहते हैं कि हमको तू कैसे बोल दिया। या दिल्ली में है, दिल्ली में तो अब छोटा बड़ा कोई नहीं देखता है, सबको मतलब उसी भाषा में बोलते हैं। तो सब जगह अलग अलग, आप जैसे अलग अलग प्रांत क्षेत्र में जाएंगे ना, तभी कहते हैं कोस कोस में बदले पानी, कोस कोस पे वाणी, तो वही वाली है। हर जगह अलग अलग माहौल आपको देखने को मिलेगा। फिर करना क्या रहता है फिर इसमें? करना बस आपको जो लगे। मेरे को लगता है जैसे बहुत सारे लोग होते हैं, मैं भी नवकाशाला में बच्चों को पढ़ाती हूँ, मैं किसी बच्चे को तू नहीं कहती हूँ। मेरे को लगता है सब बच्चों को आप कैसे हैं, वो मुझसे उसी तरह के क्या करते हैं, इंटरेक्शन करते हैं, बात करते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं जो छोटे बच्चों को मैंने स्कूलों में देखती हूँ, तो कहते हैं बेटा आप कर लीजिए, और एक होता है कि बेटा तू कर ले, या तुम खड़े नहीं हुए, वो तुम बोलते हैं, कोई तू बोलता है। तो जैसा आपको वही लगता है, आपको अपने लिए जो आइडियल लगता है, तो आप वैसे ही बुलाइए। कोई लोग जी लगा के बोलते हैं, कोई लोग सीधे नाम से बोलते हैं।
ये सबकी हम्म। अपनी अपनी लुकआउट है कि वो किस तरीके से बोलना और किस तरीके से रिटर्न में जवाब सुनना पसंद करते हैं। हाँ। वही है। और ज्ञान का संचित जितना भी कोश होता है वो साहित्य कहलाता है। हम्म। तो उम्मीद है आपको क्लास में आज समझ आया होगा ये पूरा लेसन। नहीं, बहुत अच्छा लगा। मैम एक क्वेश्चन है, और मानक भाषा में एकरूपता बनाए रखने के लिए मतलब वो समझ में नहीं आया, क्योंकि क्वचित लोगों को ही पता होगा वो भाषा, तो हम्म। एकरूपता कैसे हो गई? एक रूप का मतलब इक्वलाइट, इक्वल, एकदम एक समान बोलते हैं। आप जो भी विद्वान है, आप अब ये सोचो, अगर आप राजस्थान से भी कोई हिंदी प्रेमी को बुलाते हो, कानपुर से भी बुलाते हो, और भारत के अलग अलग 28-29 राज्यों से अलग अलग लोगों को बुलाते हो, तो वो सम्मान उसी भाषा को सम्मान उसी रूप में देंगे। अब हम एक मौके या एक एक अब मैंने जैसे अभी बोला एक मौके पे बोल देंगे, लेकिन कुछ लोग तो एक अवसर बोलेंगे। आप एक हाँ अवसर आने दीजिए, मतलब हाँ वो उनका बोलने का एक सलीका होता है, एक सार में ही उस चीज को बोलते हैं। हाँ, मुझे हाँ बराबर अलग अलग स्टेट से एक आए मतलब होंगे। आप ये कह हाँ। सकते हो कि ये विद्वान जो होते हैं ना, पढ़े लिखे, जो हिंदी में मतलब ये समझदारी मतलब रहते हैं, उनका एक ही अलग ही लेवल होगा। वो हम तो हिंदी में भी बोल देते हैं, आधा इंग्लिश मिक्स कर देते हैं, हाँ जो जैसे समझता है उसके साथ गुजराती भी मिक्स कर दो आप तो जो जैसे समझता है ना, हम उसको समझाने का प्रयास करते हैं। बस भाषा एक माध्यम है कि मेरे मन में जो विचार आ रहे हैं या जो चीज मैं जानती हूँ वो मैं आप तक पहुंचा दूं। बराबर, वो तो समझना चाहिए, भले भाषा मिक्स हो तो क्या फर्क पड़ा, मैं से बोल रही हूँ। हाँ, लेकिन कई लोग को नहीं पसंद है। अब जो हिंदी वाले हैं वो, उनको अंग्रेजी शब्दों का नहीं पसंद है मिलना, वो इस चीज में थोड़ा सा कट्टरपन रहता है। अंग्रेजी वालों को थोड़ा हिंदी उनका नहीं होता है। अब हम कहते हैं ना, अंग्रेज कितने अच्छे लगते हैं, हिंदी का टूट बोलता है टूटी फूटी, लेकिन हम्म। यही अगर आप टूटी फूटी अंग्रेजी बोलोगे तो आप हंसी के पात्र बन जाओगे, हाँ है ना। और वो अगर अंग्रेज लोग अपनी भाषा को अगर टूटा फूटा बोले तो हम, हमारे यहाँ के कितने खुश होते हैं कि वाह, इन्होंने हमारी लैंग्वेज सीखने का प्रयास किया। हाँ। तो वो थोड़ा सा डिफरेंस रह जाता है। इसीलिए हिंदी को थोड़ा सा लोगों ने ही निम्न कर रखा है, जबकि हिंदी तो बहुत सारी भाषाओं की जननी है। हाँ। उससे भी ज्यादा प्राचीन संस्कृत भाषा है, जिससे कई भाषाएं निकली है। तो हम्म। आप लोग इसको पढ़ना, और इसमें से कुछ कुछ प्रश्न जो जो मैंने बताए हैं वो आ सकते हाँ हैं, तो इन लोगों हाँ को थोड़ा सा पेंसिल से अंडरलाइन कर लेना। हम नेक्स्ट जब भी क्लास होगा हाँ तो हम इसका अगला जो भी सिलेबस है वो कंप्लीट करेंगे। हाँ ठीक है। नहीं, हाँ ना, क्वेश्चन पेपर है ना पीछे, हम कर रहे थे। हाँ, आप उसको सॉल्व कर लेना। हाँ ठीक। मैम वो सॉल्व करके आपको भेजो तो बराबर है क्या, सही क्या? हाँ, भेज देना, एक बार मैं देख लूंगी। ठीक है ना? हाँ। ठीक है। बहुत अच्छा पढ़ा है आपने। बिल्कुल, धन्यवाद। ठीक, कुछ धन्यवाद। डाउट्स वगैरह हो तो मेरे को मैसेज कर देना। अगली हाँ क्लास मंडे को होगी, ठीक है।